चलो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज मूविंग कॉइल गैलोनमीटर। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड N इंटू आई इंटू ए इंटू बी, है ना। वो एक्चुअली में N इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा था, लेकिन मैंने बताया था साइन थीटा अपन 1 मेंटेन करते हैं शू मैग्नेट्स, मतलब कॉन्केव शेप में मैग्नेट्स को यूज़ करके, और उसमें बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखकर। तो अब अपन को देखना है मूविंग कॉइल गैलोनमीटर। जैसे अपन बोल रहे हैं ना मूविंग कॉइल गैलोनमीटर, तो इसमें होता ये है कि कॉइल जो है वो मूव करती है और मैग्नेट जो होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं। तो इसमें इसी तरीके से अपन यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, इस तरीके से कॉन्केव शेप में मैग्नेट रहता है नॉर्थ पोल, और यहीं पर एक्चुअली में इस तरीके से साउथ पोल, ये कॉन्केव शेप में रहता है, और इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक कॉइल सस्पेंडेड रहती है ऐसा। ये जो वायर रहता है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, बहुत ही सॉफ्ट वायर रहता है जिसमें इजीली ट्विस्टिंग होती है। बिल्कुल ये जैसे यहाँ था साउथ पोल भी ऐसे ही रहेगा, ताकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ बीच में सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो कॉइल रहती है वो इस वायर से, और यहाँ पर मिरर लगा रहता है, प्लेन मिरर। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, और ये है मिरर। इस तरीके से कॉइल सस्पेंडेड रहती है यहाँ पर। जिस बोल रहा हूँ मैं आपको इसको मूविंग कॉइल गैलोनमीटर, मतलब इसका यूज़ क्या है, इसकी हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर कर सकते हैं। तो करंट कैसे मेजर करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये तो पूरा बॉक्स के अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है, पर मान लीजिए जैसे ये वायर है, अब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको मेज़र करना है। तो अपन ने इसको वायर को कट किया और यहाँ पर लेके इससे कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा जो एंड है वायर का उसको लेके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो अब होता ही है कि करंट यहाँ से आएगा ऐसा, फिर इस तरह से इस स्क्रू में इंटर करते हुए यहाँ जाएगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से यहाँ जाएगा, फिर ये कॉइल जो है उसके इस तरीके से एंड टर्न से पास होगा, और फिर फाइनली यहाँ से ऐसा होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसा निकल जाएगा। मतलब करंट के लिए जो गैलोनोमीटर हो गया वो किस में कनेक्ट हो गया, सीरीज में हो गया। सीरीज में करंट कैसा रहता, सेम। अब स्वाभाविक है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है ना, और आपने ये भी कॉन्केव शेप में ले लिया, यहाँ शू मैग्नेट यूज कर, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये कॉइल हो गई जिसमें एंड टर्न्स है। तो स्वाभाविक है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल है ना, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क के कारण ये कॉइल रोटेट करेगी, लेकिन जब कॉइल रोटेट करेगी तो वायर से सस्पेंडेड है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, बहुत सॉफ्ट है। तो कभी भी तुम देखो यदि सिंपल सा एक थ्रेड रहता है, उसी से आप एक पत्थर को बांध दीजिए और ऐसा पकड़कर घुमा दीजिए, तो ऐसा घूमेगा वो, लेकिन धीरे धीरे रुकेगा वो। धीरे धीरे करके वो स्टोन जो है आपने जिसको रोटेट किया वो रोटेट तो होगा, क्योंकि आपने क्या किया, डिफ्लेक्टिंग कपल मोमेंट लगा दिया, उसके कारण रोटेटिंग कपल मोमेंट लगा दिया, उसके कारण रोटेट कर रहा है वो। लेकिन साथ ही साथ उस
जो थ्रेड है उसमें ऐंठन डेवलप हो जाएगी, ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग के कारण अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग कपल मोमेंट लगेगा। ट्विस्टिंग कपल मोमेंट आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ऐंठन बोलते हैं। वायर में क्या जाती है, ऐंठन आती है जो उसको रोकती है। तो दो टॉर्क वर्क करने लग जाते हैं, एक वो जो उसको रोटेट कर रहा है और एक वो जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल मोमेंट, रीस्टोरिंग कपल मोमेंट या ट्विस्टिंग कपल मोमेंट भी बोलते हैं। जिस वक्त कॉइल रोटेट होकर रुकेगी बैलेंस पोजीशन में, तो डेफिनेटली ये दोनों टॉर्क कैसे जाएंगे, इक्वल। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लीजिए कॉइल जो है कुछ रोटेट होकर रुक गई, तो उस वक्त उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक कहलाएगा आपका डिफ्लेक्टिंग कपल मोमेंट और एक हो जाएगा रीस्टोरिंग कपल मोमेंट, रीस्टोरिंग कपल मोमेंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों मोमेंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अपोजिट का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस साइन, ये। तो डिफ्लेक्टिंग कपल मोमेंट कितना होगा, n इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 90। साइन 90 क्यों? क्योंकि आपने मैग्नेट कौन से यूज कर लिए, कॉनकेव शेप में, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी रहेगी, हमेशा रेडियल। तो कॉइल का प्लेन हमेशा कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो थीटा कितना रहेगा, 90। और दूसरा रीस्टोरिंग कपल मोमेंट इज इक्वल टू होता माइनस सी इंटू फाई। माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, सी को अपन बोलते हैं ट्विस्टिंग रिजिडिटी, और फाई जितना ये कॉइल रोटेट कर गई है, जितना एंगल वो रोटेट कर गई है। अब ये सी क्या है, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग रिजिडिटी। ट्विस्टिंग रिजिडिटी का मतलब ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन वायर रोटेटेड बाय 1 डिग्री। वायर को पकड़ कर यदि आप 1 डिग्री मरोड़ोगे तो डेफिनेटली देखो ना, आपके पास में कई वायर है, एक बहुत सॉफ्ट जैसे फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, एक थोड़ा सा उससे हार्ड कॉपर वायर, एक आयरन वायर। आप सबको पकड़कर रोटेट करो, आप स्लैब से बांध दो वायर्स को और मरोड़ो। आप 1 डिग्री मरोड़ोगे, सॉफ्ट में आपको मरोड़ने में बहुत कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे फॉस्फोर ब्रॉन्ज में सबसे कम। मान लीजिए उस सेकेंड आपने कॉपर वायर लिया, उसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आयरन, उसको मरोड़ने में और ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसकी ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू बहुत हाई है। 1 डिग्री रोटेट करने पर उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ट्विस्टिंग कपल मोमेंट। तो 1 डिग्री में कितना ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, सी। तो फाई एंगल जो कॉइल रोटेट हुई है उसके कारण जो वायर ट्विस्ट हुआ है उसमें कितना ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, सी इंटू फाई। तो ये सी जो है इसको अपन बोलते हैं ट्विस्टिंग रिजिडिटी, मीन्स ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस इन ए वायर व्हेन इट इज रोटेटेड और व्हेन इट इज ट्विस्टेड बाय 1 डिग्री। तो ये एक्चुअली में वायर के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे डेंसिटी आपको पता रहती है ना हर चीज़ की, वैसे आपको इसकी ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू पता रहती है। तो इसका मतलब है करंट आई इज इक्वल टू, अभी माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन बता रहा है। तो सी अपॉन एन इंटू ए इंटू बी इंटू ऑफ फाई। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है टोटल कांस्टेंट हो गई है। ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू वायर के नेचर पर डिपेंड करती है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर के लिए जब जो कंपनी बनाती है उसको पता रहती है सी की वैल्यू। उसने जो कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स डाले हैं वो भी कंपनी को पता रहता है। एरिया कितना उसने यूज़ किया ये पता रहता है और जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही वो पता रहता है। तो वो पूरे बॉक्स के अंदर जब ये फिट रहता है तो बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
तो I इज इक्वल टू जाएगा G इंटू ऑफ फाई। यहाँ पर G का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, C अपॉन N इंटू A इंटू बी। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर यदि आपको करंट मेजर करना है तो G पता होना चाहिए और फाई, जितना ये कॉइल रोटेट हो गई है बस। G की वैल्यू बॉक्स के ऊपर लिखी रहती है तो वहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फाई हमको मेजर करना रहता है। अब फाई कैसे मेजर करते हैं, तो उसका तरीका एक्चुअली में ये है कि जो मिरर लगा है उसकी हेल्प लेते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये पूरे एक बॉक्स के अंदर फिट रहता है पूरा, इस तरीके से बॉक्स, और इस बॉक्स के सामने यहाँ पर इस तरीके से ग्लास लगा रहता है। यहाँ पर अंदर ये है तो अंदर ये मिरर है, इसमें बल्ब लगा रहता है। बल्ब की लाइट जो है वो मिरर पर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस सर्कुलर स्केल पर यहाँ पर इस तरीके से आती है, जो रीडिंग आप नोट कर सकते हैं। तो जब हम करंट पास नहीं करते हैं उस वक्त बल्ब को ऑन कर देते हैं, तो ये बल्ब की जो लाइट है वो यहाँ जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर रीडिंग देती है, हम उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब इसमें से हम करंट पास करवाते हैं तो डेफिनेटली ये कॉइल रोटेट होगी। कॉइल के रोटेट होने से मिरर भी रोटेट होगा। मान लीजिए कॉइल रोटेट हो रही है फाई एंगल, स्वाभाविक मिरर भी कितना एंगल रोटेट होगा, फाई एंगल। तो फिर जब हम यहाँ से लाइट देते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो यहाँ ना पड़कर यहाँ जाती है, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि यदि आप प्लेन मिरर को फाई एंगल से रोटेट करोगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टू फाई एंगल से रोटेट हो जाती है। ये रिफ्लेक्शन में आपको मैं बताऊंगा। व्हेन प्लेन मिरर रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय टू थीटा एंगल। मतलब ये एंगल, हम ये इनिशियल रीडिंग हमको पता रहती है x1, ये फाइनल रीडिंग हमको पता रहती है x2, और ये एंगल डेफिनेटली क्या रहेगा, टू फाई। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो टू फाई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन r। व्हाट इज r? ये डिस्टेंस प्लेन मिरर और स्केल के बीच का डिस्टेंस जो बॉक्स पे लिखा रहता है। तो मतलब आपको टू फाई इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन आर, और ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो इस तरीके से हम डेल एक्स की वैल्यू पता करते हैं। डेल एक्स का मतलब समझ रहे हो आप, x2 माइनस x1। x2 मतलब फाइनल रीडिंग माइनस x1 मतलब इनिशियल रीडिंग, और r इनके बीच का डिस्टेंस प्लेन मिरर रही है सर्कुलर स्केल। इस तरीके से हम फाई पता कर लेते हैं। तो हम g और फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके i निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट इसमें से कॉइल में से पास करवाओगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, राइट? अच्छा, इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा ध्यान दो, नंबर देते थे 1। तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ बातें बतानी हैं, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पर साइड में मुझे जगह दिख रही है। तो बाय 1 यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन जी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, या फाई अपॉन आई इज इक्वल टू 1 बाय जी। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, जो कॉइल का डिफ्लेक्शन है वो, और आई जो उससे करंट पास करवा रहे हैं वो। तो नेक्स्ट जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वो है कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप किस कंडीशन में इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत सेंसिटिव कहेंगे? तो सीधी सीधी सी बात है, सेंसिटिव का मतलब है कि थोड़ा सा भी करंट जाए यदि तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए। भाई दो स्टूडेंट हैं, दोनों गोल मार्क है, मतलब पिछली क्लास में नहीं आए,
अब दोनों को मैंने जो है डांटा, क्यों नहीं आए थे, रेगुलर क्यों नहीं आते हो, जो पढ़ाई नहीं करना, फलाना ठिकाना, जो भी बोला मैंने, उसमें से एक स्टूडेंट ने डांट खाई और उसका भी मुस्कुरा रहा है, और दूसरा जो है डांट जैसी उसको पड़ी तो उसका चीख चीख कर रोने लग गया। किसको आप सेंसिटिव बोलोगे? स्वाभाविक है जो चीख चीख के रोने लग गया, बहुत सेंसिटिव हुआ उसका मतलब। थोड़ी सी डांट पड़ी, ज़्यादा चीखने लगा, रोने लगा। तो ऐसे ही यहाँ पर गैलोमीटर को कब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कहोगे? जब बहुत मामूली करंट भी जाएगा और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो आप बोलोगे बहुत सेंसिटिव है, थोड़े से करंट से काफ़ी डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है आई की वैल्यू बहुत कम डिनोमिनेटर में है ये, और फाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब कब आप गैल्वेनोमीटर को बहुत सेंसिटिव कहोगे? जब फाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी आई से, या फाई अपॉन आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। ये जो रेशियो है फाई अपॉन आई यदि बहुत ज़्यादा है तो आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। अब फाई अपॉन आई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? 1 अपॉन जी पर। फाई अपॉन जी, आई ज़्यादा है मतलब 1 बाई जी भी ज़्यादा होगा, 1 बाई जी ज़्यादा का मतलब जी की वैल्यू कम। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर कब सेंसिटिव रहेगा? जब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू कम रहेगी, जितनी कम रहेगी उतना ज़्यादा सेंसिटिव। लेकिन गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? सी पर, एन पर, ए पर और बी पर। मतलब जी कम होने के लिए सी की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब जो मैं ट्विस्टिंग रिजिडिटी बता रहा हूं उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। और ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू बहुत कम होती है जितना सॉफ्ट वायर रहता है उसके लिए। तो फॉस्फर बॉन्ड वायर जो है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके लिए ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू काफ़ी लो है। फिर फोर्थ, एन की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए। तो जब इसमें कंपनी बना के भेजती तो कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डालती है, जिससे इंस्ट्रूमेंट क्या जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अब एरिया ज़्यादा कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जनरली ए को बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा करते, उसकी जगह पर बी की वैल्यू ज़्यादा रखते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जो एन और एस जो मैग्नेट आपने यूज़ किए वो काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो फिफ्थ, बी की वैल्यू भी कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, कंडीशंस फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो याद रखो, कोई भी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव तब रहेगा जब उसके लिए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी लो होगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें फॉस्फर बॉन्ड वायर यूज़ किया गया, बहुत सॉफ्ट होता है, जनरली अभी आजकल यूज़ नहीं करते, पर सिलेबस में है। थोड़ा सा भी हल्का सा भी झटका पड़ जाता है हिलाने से तो ये वायर टूट जाता है। तो इसकी जगह आजकल यूज़ करते हैं पिविटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसका भी बेसिक प्रिंसिपल सब कुछ यही है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो अभी तो पहले आप इसको कर लीजिए, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक्चुअली में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फर्स्ट टाइप है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से कॉइल को आपने सस्पेंड करके रखा है। अब अभी मैंने ये जो प्रॉब्लम बताई कि जो ये प्रॉब्लम जाती है जिसके कारण वायर झटका थोड़ा सा पड़ा तो कॉइल टूट जाती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो है टूट जाता है। तो आजकल क्या करते हैं, इसको मॉडिफाइड किया गया है, ये वायर से सस्पेंड नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ बेयरिंग्स रहती है, बेयरिंग्स, ये बेयरिंग्स लगी हुई रहती हैं, और ये कॉइल जो रहती है इन बेयरिंग्स पर पिविटेड रहती है। पिविटेड मतलब इस तरीके से आपका ये रहेगा, ये ऐसा पॉइंट इस बेयरिंग्स के पर रोटेट करती है, और यह स्प्रिंग लगा रहता है, जिससे एक्चुअली में ये रीस्टोरिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ में कनेक्ट कर देते एक इंडिकेटर, और यहाँ पर रहता है सर्कुलर स्केल। तो जैसे ये कॉइल, जैसे आपके नहीं व्हीकल्स जो हैं, उन व्हीकल्स में क्या रहता है, स्पीडोमीटर रहता है ना,
तो स्पीडोमीटर पर डायरेक्ट वो इंडिकेटर क्या स्पीड दिखाता है। तो बिल्कुल वैसे ही एक्चुअली में ये इंडिकेटर जो रहेगा, जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो कितना रोटेट हुई है वो डायरेक्ट इस इंडिकेटर की हेल्प से इस स्केल पर आप रीड कर लेते हैं फाई की वैल्यू। मतलब ये सब भी नहीं करना पड़ता है, बल्ब लाइट वाइट सिस्टम। अब हमने समझा दिया, बैठ के समझते रहना तुम। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर से डायरेक्ट ये फाई की वैल्यू जाती है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है फिर ये सब अलग हो जाता है, सीधे सीधे ये फाई का आपका यहाँ पर जाए, फाई डायरेक्ट मिलेगा इंडिकेटर की हेल्प से, जी आपको पता रहेगा तो सीधे करंट की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये जो बल्ब वाला सिस्टम मैं बता रहा था, इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये प्रिंसिपल पूरा ऐसा ही यूज होता है, सब सेम, केवल फर्क पड़ता है थोड़ा सा डायग्राम में। तो ये है एक्चुअली पिविटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके पहले जो मैंने बताया था वो था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पिविटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर आप इसका डायग्राम भी बना लीजिएगा, बाकी प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। या एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट विच इज इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ये जो अपन ने देखा है वायर, इस वायर से क्या जा रहा है? करंट। तो स्वाभाविक इसके अराउंड क्या डेवलप हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी तो आप बता सकते हैं अपने राइट हैंड पाम रूल से। थंब को रखना करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को इस पॉइंट पर, तो आपको क्लियर दिख रहा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ट्स। इनवर्ट्स मतलब यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको बनाना होता तो क्रॉस बना देते। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी एरो से, तो ऐसा मैंने इनवर्ट्स किया हुआ है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ ली हमने dl। यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करें ये, तो इज इक्वल टू होता है म्यू 0 टाइम्स ऑफ आई। व्हाट इज आई? करंट इनक्लोज द पाथ। इस इनक्लोज पाथ के अंदर से जो करंट पास हो रहा है। तो अब हमको बच्चों इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो फिलहाल मान लीजिए इस वायर से करंट जा रहा है आई, और इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर अपन बात करिए पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट ऐसी होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होगी, या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगी, ये लेंथ dl है। तो आप यदि इसका लाइन इंटीग्रेशन करके देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन b dl cos 0। cos 0 इसलिए क्योंकि यही डायरेक्शन b का होगा, यही डायरेक्शन dl का होगा। cos 0 1 होता है, तो ये जाएगा इज इक्वल टू b इंटू dl। अब b यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें यहाँ पर, तो इस वायर के कारण r डिस्टेंस पर, देखिए प्रॉब्लम क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ से पहले प्रूफ करवाते थे तो ये फॉर्मूला बच्चों को पता रहता था, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r। और सीधे फिर जब वो फॉर्मूला पता रहता तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अभी क्या हुआ, उन्होंने ये जो प्रूफ है बायो-सेवर्ट लॉ से ख़त्म कर दिया है। इससे ज़रूर प्रूफ करने का है तो मैं करवाऊँगा उसको, पर अभी आप मान के चलिए कि वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है इतनी होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r इंटू dl। तो स्वाभाविक ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट दिख रही है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, ये तो कांस्टेंट बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा dl। इसका मतलब म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r। अब मैं पूछूंगा इंटीग्रेशन dl, तो आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन dl का मतलब पूरी लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ। तो जो सर्कुलर दिख रही है, सर्किल की क्या दिख रही है? सरकमफ्रेंस, रेडियस है r, तो ये फुल लेंथ क्या हो जाएगी? 2 पाई r। तो यहाँ पर आप रख देंगे 2 पाई r। तो आपको क्लियर दिख रहा है 2 2 4, इसको कैंसिल कर देगा, पाई पाई कैंसिल, r r कैंसिल, तो कुल मिलाकर म्यू 0 इंटू ऑफ आई। मतलब
ये जो लाइन इंटीग्रेशन था B डॉट डी एल, इसकी वैल्यू हमने निकाल कर देखी तो ये कितनी आ रही है, म्यू ज़ीरो इंटू ऑफ आई, राइट। यही एक्चुअली में आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ है, मुझे लगता है आपको नोट कर लेना चाहिए, राइट, कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। तो हालांकि मैंने मैग्नेटिज्म में भी आपको बताया था कि सोलेनाइड क्या होता है। यदि अपन ऐसा सिलेंडर लेते हैं, मैंने बोला था आप लोगों को कि आपके घर में जो रूम हीटर्स होते हैं वो यदि देखा होगा आपने, उसमें कॉइल जो रहती है वो वाउंडेड रहती है। तो ऐसी सिलिंड्रिकल रॉड रहती है, पोर्सलिन की रहती है, उसके ऊपर वायर जो थे वो वाउंडेड रहते हैं, और जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो वायर जो रहते हैं रेड हॉट होते हैं और हीट देते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, पर अब इसमें हीट ना देके वो सिलेंडर वायर है, कॉइल वाउंडेड है, और इसमें से अपन करंट जब पास करवाते हैं तो डेफिनेटली कॉइल से करंट जाने की वजह से ये खुद बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, इसमें जनरेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। इस सिस्टम को अपन बोलते हैं सोलेनाइड, राइट। तो अब यदि सोलेनाइड में आप देखें तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी ये आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो इसलिए मैंने हेडिंग दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। अब जब यहाँ से करंट जा रहा है और फिर इस तरीके से कॉइल से निकल रहा है, तो आप यहाँ पर यदि बात करें तो पॉइंटेड ये ऐसे पॉइंट करके बता सकते हैं, ये पॉइंट करके बताया है। एक्चुअली में ये क्या है, यहाँ से कॉइल से करंट इंटर कर रहा है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट। जब ये करंट जा रहा है तो इसके अराउंड क्या डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पर मैंने बताया, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट, ये करंट इनक्लोज्ड है और इसके अराउंड ये छोटी दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये करंट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, इस करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी टेंजेंशियल। ये छोटी छोटी सब मैग्नेटिक फील्ड के कारण टोटल समीशन बनेगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये छोटी मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के कारण, ये टर्न्स हैं, ये जो टर्न दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये सब टर्न्स कॉइल सिलिंड्रिकल जो आपको ये मैं बोल रहा हूँ, सिलेंडर के ऊपर वायर के टर्न्स हैं। तब ये यहाँ पर इंटर कर रहा है तो मैंने आपको दिखाया कि ये वायर है, तो इसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में, इसके भी ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सारी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड का समीशन टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। अब यहाँ पर आप सोचें एक टर्न में से करंट जा रहा है आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ये आई, तो सारे टर्न में से टोटल करंट कितना होगा, आई प्लस आई प्लस आई, सबका समीशन ना, सपोज आई डैश टोटल करंट। तो जब आप यहाँ पर बोलोगे, और मान लीजिए इस सिलेंडर के यूनिट लेंथ पर 1 सेंटीमीटर लेंथ, ये तो मैंने दिखाया आपको, बहुत पतले पतले वायर रहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा यदि फैन वैन की जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर पतले पतले कितने सारे वायर रहते हैं। तो यूनिट लेंथ पर मान लीजिए कितने वायर, नंबर ऑफ टर्न्स हैं स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट लेंथ पर 1, यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है। सोलेनाइड की टोटल लेंथ कितनी है, एल, तो यूनिट पर एन, तो एल लेंथ पर कितने होंगे, एन इंटू एल। दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न में से कितना करंट जा रहा है, आई, तो टोटल करंट कितना होगा, एन इंटू एल इंटू आई। भाई एक टर्न में से करंट आई जा रहा है, 2 में से कितना जाएगा 2i, 3 में से कितना आएगा 3i, टोटल टर्न्स कितने हैं, एन इंटू एल। तो टोटल करंट की वैल्यू जाएगी एन इंटू एल इंटू आई। इनक्लोज करंट है ये, इसी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो आप यहां पर मैंने बोला ना एन, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल, टोटल करंट एन इंटू एल इंटू आई। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई डैश। व्हाट इज आई डैश, टोटल करंट। और टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखा है एन एल आई, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो और लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड,
बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू एल इंटू आई। बी इंटीग्रेशन dl मीन्स व्हाट, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना बोल रहे हैं हम लोग, l। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का l और राइट हैंड साइड का l क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी सोलेनोइड की, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। तो वाकई में ये डेरिवेशन पहले बायो सेवर्ट लॉ से करते थे, बहुत बड़ा डेरिवेशन होता था, कोई काम का नहीं था, कोई मतलब नहीं था। इससे जो है बड़ा आसानी से हो जाता है। खैर ये तो अच्छा किया एनसीईआरटी ने, बच्चों के लिए ठीक किया। ज़बरदस्ती वो डेरिवेशन बहुत टफ था, ये सिंपल तरीके से b इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कहाँ होती है, इनसाइड द सोलेनोइड। एंड्स पर बोलोगे तो कितनी रहेगी, इसकी जस्ट हाफ। यहाँ पर भी कितनी रहेगी, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई अपॉन 2। यहाँ पे भी कितनी रहेगी, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई अपॉन 2। और मिड में आ जाएगी दोनों का समीशन, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो जैसे ये वायर है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसके अराउंड क्या जनरेट होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, टेंजेंशियल dB, और यहां पर लेंथ जो है वो या b dB और ये dl। तो यदि ये r है तो हम लोग को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो b ले लो तो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स रहेगी ना कांस्टेंट। यहाँ से करंट जा रहा है I, तो इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है I, ये इस तरीके से, और r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल होगी, इनवर्ट्स होगी। ये डेफिनेटली बाय राइट हैंड पाम रूल से भी समझ सकते हो आप, और यही डायरेक्शन लेंथ का होगा। तो हमको मालूम है बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ लाइन इंटीग्रेशन कितना होगा, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू ऑफ I। I करंट है, इस इनक्लोज्ड इस पाथ के अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना है, I। तो हमको मालूम है बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू होगा म्यू 0 इंटू ऑफ I। अब यहाँ पर ये जाएगा b इंटू dl इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू I, क्योंकि b और dl दोनों कैसे रहेंगे, सेम डायरेक्शन में, इनवर्ट्स, है ना। यदि मान लीजिए सपोज आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वायर है, वायर में से करंट जाएगा तो उसके अराउंड ऐसा सर्कुलर रहेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखोगे इनवर्ट्स रहेगी, यही एक्चुअली में dl है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए cos 0। अब यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो फिक्स है, b इंटीग्रेशन dl cos 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू I। अब b इंटू ये इंटीग्रेशन dl कितना होगा, ये टोटल लेंथ, ये इंटीग्रेशन dl का मतलब ये लेंथ, तो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r म्यू 0 इंटू ऑफ I। तो b इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन r, इतनी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप म्यू 0 अपॉन 4 पाई के फॉर्म में याद करो, तो वो आ जाएगा। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से डिवाइड, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन r। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर -7। तो यदि मैं बोलूँ आपको वायर के कारण r डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे 10 टू द पावर -7 इंटू 2I अपॉन r। मतलब यदि करंट की वैल्यू दी हो और r की वैल्यू, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे। इसलिए मैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई चाहता हूँ कि ऐसे याद करो। तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन r, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए टोराइड।
What is toroid? When a long solenoid is bent in form of a circle, then it is called endless solenoid or toroid. मतलब आपके पास में अभी तक ये जो था ऐसा था सोलेनाइड, इसी को आपने बेंड कर दिया है सर्किल के फॉर्म में, ऐसा, राइट? इस तरीके से ही है। सब में से करंट कितना जा रहा है? टर्न में से आई आई आई, और ऐसे कितने टर्न्स हैं? एन। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? एन इंटू आई। मान लीजिए इस सोलेनाइड पर टोटल टर्न्स कितने हैं? एन। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी? एन इंटू आई, क्योंकि एक टर्न में से करंट कितना जा रहा है? आई। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो फिर यदि हम बात करें कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फिर से करना पड़ेगा हमको, इज इक्वल टू जाएगा म्यू जीरो इंटू ऑफ आई डैश। अब यहां पर बात होती है तो फिर से ये जाएगा बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, और यहां पर आ जाएगा म्यू जीरो इंटू आई डैश कितना होगा? एन इंटू आई। मान लीजिए एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और हर टर्न में से कितना करंट जा रहा है? आई 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 आई। तो टोटल करंट कितना जाएगा? एन इंटू आई। अब यहां पर आप बात करोगे तो बी जो है वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल बचेगा, कॉस जीरो 1 हो गया, हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। अब यहां पर बी इंटीग्रेशन डीएल, टोटल लेंथ कितनी बोलोगे आप? इंटू 2 पाई आर। इंटीग्रेशन डीएल मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। इसका मतलब बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, या इसी को आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन इंटू आई, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। भाई टोटल 2 पाई आर जो लेंथ थी उसमें कितने टर्न्स हैं? एन। 2 पाई आर टर्न्स में कितने टर्न्स हैं? एन। तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे? एन बाय 2 पाई आर यूनिट लेंथ। इसका मतलब स्मॉल एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल एन क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, है ना? मतलब जो आपने सोलेनाइड में फॉर्मूला डिराइव किया तो वही होगा, म्यू जीरो एन इंटू आई। बस फर्क ये है कि सोलेनाइड के केस में स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एल, और टोराइड के केस में क्या जाएगा? स्मॉल एन भी अभी भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन अब स्मॉल एन इज इक्वल टू जाएगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। ये दोनों में डिफरेंस है, बात समझ रहे हैं आप? तो ये टोराइड के कारण, मतलब देखो बच्चों, हमने यहां पर जो डिराइव किए हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ में, तो कोई यदि वायर है तो उससे आर डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो निकाल लिया। उसका फॉर्मूला आ गया अपना बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर, राइट? इसके बाद यहाँ पर अपन ने सोलेनाइड की वजह से भी निकाला, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई? बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। टोराइड के कारण भी निकाला, ये भी म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि सोलेनाइड के केस में स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपॉन एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। टोराइड के केस में स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। इसके अलावा बायो-सैवर्ट लॉ में भी आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, वो था बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन आर। फिर आपने उसी की वजह से सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो आया था बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। मतलब हमने इतने सारे जो हैं सब डेरिवेशंस किए हैं जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको क्लियर है, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। तो लगभग बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका फिनिश हो गया है। बस थोड़ा सा लेकिन मुझे शंट और एमीटर वोल्टमीटर भी पढ़ाना है ना आपको, वो देखता हूँ ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में, या तो वो पढ़ाऊंगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको। यदि आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो देखते हैं क्या होता है।